मैं आज तुमको एक्स्ट्रा केस कराऊंगा जो बुक में प्रिंटेड नहीं है, रिसेंटली आया ना, एकदम रिसेंट वाले केस लॉस है। और एकदम लेटेस्ट का जानकारी होना बच्चों के लिए जरूरी क्यों है? एग्जाम में आने का फुल चांस है, कुछ भी आ सकता है अभी जो आने वाला उसमें से। खैर कभी कभी तो मेरे पुराने में से भी आया हुआ है, जैसे वो प्रिया विलेज रोड शो का था ना, वो पीवीआर का, वो तो पुराना केस होगा लेकिन फिर भी एग्जाम में आ गया था। बुक में मत ढूंढना, बुक में नहीं मिलेगा। एक्चुअली होता क्या, मेरी बुक प्रिपरेशन पहले हो जाती है, फिर इंस्टीट्यूट तो क्या हर अटेम्प्ट के लिए नया केस लॉ अपडेट करती है। ये वाला ट्राई करना। तुमको याद है मैंने सेक्शन 43B पढ़ाया था, टीबी लिक्रम। उसमें क्या था, सर्टन एक्सपेंसेस अलाउड इफ दे आर पेड अप टू द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग द रिटर्न एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 43B। तो टीबी लिक्रम में टैक्सेस था, बोनस एंड कमीशन था, लीव सैलरी था। आई क्या था? ये था, देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम PFI, SFC, SSSC, SB, NBFC, इनसे कभी लोन लिया ना तो इंटरेस्ट पेड होना चाहिए अप टू द ड्यू डेट ऑफ द फाइलिंग द रिटर्न एज रिक्वायर्ड ऑफ 43B। तो इस केस में क्या हुआ था, अपना कुछ इंटरेस्ट ड्यू था, हमने उसको कैश ना देके डिवेंचर दे दिया, मतलब इंटरेस्ट चुका दिया। अरे सोचना, बैंक से कर्जा लिया हुआ, उसका ब्याज भरना है, लेकिन ब्याज भरने के लिए रोकड़े पैसे नहीं थे, तो हमने इंटरेस्ट को कैश के फॉर्म में न देके डिबेंचर इशू कर दिया। सामने वाले बोला चल तू डिबेंचर रख ले। अरे तो क्या होगा, कैन इट बी कॉल्ड एज इंटरेस्ट हैज बीन पेड? नो, इंटरेस्ट लायबिलिटी का फॉर्म चेंज हो गया। जो तेरी इंटरेस्ट की लायबिलिटी थी, नाउ इट हैज बिकम डिबेंचर, मतलब एक लायबिलिटी को उड़ा के नई लायबिलिटी खड़ा की। और 43B क्या बोलता है, लायबिलिटी चुकता करो। पेड मतलब पेड, द लायबिलिटी शुड बी एक्सटिंग्विश्ड। लेकिन तुमने लायबिलिटी को एक्सटिंग्विश क्या किया, जिसे इंटरेस्ट देना था उसको पैसा ना देके डिबेंचर पकड़ा दिए। और डिबेंचर कौन सा लायबिलिटी नहीं है, वो भी तो बुक्स में लायबिलिटी की तरह खड़ी होगी ना। खाली अपने बैलेंस शीट में क्या है, एक रूप बदल गया है। जो इंटरेस्ट की तरह लायबिलिटी खड़ा था ना, वो भी डिबेंचर लायबिलिटी दिख रहा है। दैट मीन्स द अमाउंट इज स्टिल अनपेड, और अनपेड चीज नॉट अलाउड। लेकिन पता है इस केस में क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दी थी अलाउड। ये केस में जजमेंट क्या था, सुप्रीम कोर्ट ने बोला हाँ इंटरेस्ट तो चुकता हो गया ना, पैसा नहीं दिया, डिबेंचर दिया, तो इंटरेस्ट तो चुकता हो गया, ऐसे करके अलाउ भी कर दिया, इट्स अलाउड। लेकिन जैसे ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है ना, तुरंत अमेंडमेंट आ गया था, क्योंकि गवर्नमेंट को भी शॉकिंग लगा, अरे ये कैसे पेड है यार, हम लोग की फीलिंग कोई समझ ही नहीं। 43B में हम लोग जब पेड बोलते मतलब लायबिलिटी खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन इधर तो क्या लायबिलिटी का रूप बदला, इंटरेस्ट लायबिलिटी हैज बिकम डिबेंचर लायबिलिटी। ये थोड़ी चलेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट। हमको अच्छा नहीं लगा तो इन लोग अमेंडमेंट लेके आ गए। तुम लोग को क्या करना है पता, एग्जाम में नॉट अलाउड। सुप्रीम कोर्ट ने जबकि अलाउ कर दिया था। ये देखो, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, पढ़, मैं जितना बताऊं उतना देखो ना। सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया था, तो उनका क्या कहना था, ठीक है ना, इंटरेस्ट चुकाने का तरीका अलग है, आपने पैसे नहीं दिए, डिवेंचर दे दिए, इंटरेस्ट तो भर दिया ना, ठीक है। उन लोग ने एक जनरल वे में अलाउ कर दिया। लेकिन 2022 के बजट में अमेंडमेंट क्या आया, पढ़ो क्या लिखा है, ये पढ़ो ना, कीमती सेंटेंस। इफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज कन्वर्टेड into a loan, borrowing or advance or debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred to a future date। इधर डेफर कैसे हुआ, अब इंटरेस्ट के बदले में किसी को डिबेंचर दूंगा तो डिबेंचर भी कभी ना कभी तो देना पड़ता है ना उनको यार। तो मेरा लायबिलिटी पे हुआ कि डेफर हुआ। तो इंटरेस्ट सो कन्वर्टेड एंड नॉट एक्चुअली पेड shall not be deemed as actual payment, would not be allowed as a deduction। ये तो एग्जाम में 2-3 बार टेस्ट भी कर लिया पॉइंट। लेकिन पता है एक और शॉकिंग चीज बताऊं, ये हो गया, मतलब फाइनली क्या करना है, अगर इंटरेस्ट को डिबेंचर के थ्रू सल्टा दिया तो उसको पेड बोलेंगे, स्टिल नॉट पेड। ओके, एक केस हुआ था रिसेंटली, उधर है ना सेम चीज, उधर है ना आंध्र प्रदेश का कुछ ये था, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन होता है ना, ये बता रहे SIC क्या होता है, स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो हर स्टेट की ऐसी कॉर्पोरेशन होती, तो आंध्र प्रदेश स्टेट की कॉर्पोरेशन थी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। उन लोग की केस में है ना, मतलब आंध्र प्रदेश स्टेट से हमने लोन लिया था और उसका इंटरेस्ट चुकाने का टाइम है ना, हमने उनको इक्विटी शेयर्स दे दिया था। मीन्स
assessee was liable to pay interest to आंध्र प्रदेश का स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। तो वो इंटरेस्ट देने के लिए पैसे नहीं थे, तो उन्होंने इक्विटी शेयर्स दे दिए, अलाउ हो गया वो हाई कोर्ट जजमेंट, क्योंकि इक्विटी शेयर इज नॉट अ लायबिलिटी इन नेचर, ओनर्स फंड हो जाता है ना। अरे डिबेंचर दिया तो नहीं चलेगा, ओके। लेकिन पता है ये अभी रिसेंट केस तो है, तुमको है ना, तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा, ये 38 वाला है। क्या लिखा पढ़ो, रीड। वेदर कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन लोन into equity of a company amounts to actual payment of interest and is to be allowed as deduction under 43B। तो इधर जजमेंट हाई कोर्ट ने दिया था यस। क्या लिखा था, हाई कोर्ट हेल्ड दैट द लायबिलिटी सीज टू एग्जिस्ट। सी डिबेंचर देते ना तो लायबिलिटी हैज नॉट सीज टू एग्जिस्ट, द लायबिलिटी इज स्टिल अ लायबिलिटी, एक अलग रूप ले लिया। बोलते ना एक खाई से निकले दूसरी खाई में आ गए, ऐसे कहावत है ना, अपने बात करते हैं ना, मतलब एक जगह एक नर्क से निकले दूसरे नर्क में आ गए। मतलब पहले इंटरेस्ट भरने का टेंशन था, अभी डिबेंचर को देने का। तो वो तो गवर्नमेंट ने साफ अनपेड ही बोला है, इट्स स्टिल नॉट पेड बोलेंगे। लेकिन इधर क्या है, इंटरेस्ट देने का जो टेंशन था इक्विटी बन गया। अब इक्विटी इज रिलैक्सिंग, इट्स नॉट टेंशन देने वाला, इट्स अ रिलैक्सिंग थिंग। वाई, इक्विटी होल्डर को तो थोड़ी देने का है, नहीं भी देंगे तो क्या होगा, कल को कंपनी बंद हो गई, नुकसान में गई, कुछ नहीं दिया। इक्विटी का तो ऐसा भी होता है ना, ऑल्दो वी शो इक्विटी ऑल्सो ऑन लायबिलिटी साइड, इक्विटी इश्यू करते तो लायबिलिटी में दिखाते, वो तो दिखाना पड़ता है, लेकिन वो देना पड़ेगा वो टेंशन तो नहीं है ना। इससे हाईकोर्ट ने क्या बोला, लायबिलिटी हैज सीज्ड टू एग्जिस्ट। और मैंने बोला 2022 में लोग अमेंडमेंट भी लाए थे, अमेंडमेंट की लैंग्वेज देखो क्या थी, इधर देखो क्या लिखा था, if interest is converted into loan, borrowing, advance, debenture or any other instrument by which the liability to pay is deferred, any other instrument will not be equity। अरे मतलब ये मैंने पूरा एग्जैक्ट एक्ट का ही लैंग्वेज लिखा है, ओके। ये 2022 में ये एक्ट में ये सेंटेंस ऐड हुआ था इन 43B, और ये कहीं पे भी क्या बोल रहा है देखो, डिबेंचर हो एनी अदर इंस्ट्रूमेंट लिखा है, बट बाद में क्या लिखा, बाय विद द लायबिलिटी टू पे इज डेफर्ड टू फ्यूचर डेट। तो इक्विटी कैन बी एन इंस्ट्रूमेंट, बट इक्विटी देना इट इज नॉट क्रिएटिंग अ लायबिलिटी ना, क्योंकि इक्विटी का तो क्या वर्स्ट केस में उनको पैसा नहीं भी दिया तो ऐसा भी तो सुना है ना हमने, इक्विटी वालों को कुछ मिला ही नहीं। तो ये हाई कोर्ट ने चला लिया, लेकिन सी कुछ भरोसा नहीं, कल को ये चीज भी बदल सकती है। मेरे साथ तो बहुत बार एक बैच में कुछ स्टैंड लेके पढ़ाता हूँ, कल को वो चेंज हो जाता है, कल को एक अलग व्यू भी आ सकता है। नहीं नहीं यार, पेड़ मतलब रोकड़ा दे दो, समझा कि नहीं, पेड़ मतलब रोकड़ा होना चाहिए, ऐसा कल को एक सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी फिलहाल हाई कोर्ट जजमेंट है। अरे मैंने अभी दिखा ना इक्विटी वाला, किधर गया वो, हाँ ये देखो, फिलहाल है ना ये हाई कोर्ट का जजमेंट है ना, मे बी दिस गोज टू सुप्रीम कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट बोले नहीं यार इक्विटी भी दिया तो क्या यार, वो इंटरेस्ट को लिटरली कैश रोकड़ा देके तो पे नहीं किया ना, ये सब नहीं चलना चाहिए। ऐसा स्टैंड आ सकता है, बजट में भी कुछ भी आ सकता है, लेकिन आगे का छोड़ो ना, तुम लोग एग्जाम में क्या करोगे बताओ, तुम लोग को मार्क्स चाहिए ना, ये लेके आना। इंस्टीट्यूट की वेबसाइट में भी यही डाला हुआ है, ओके। क्या डाला है कि अगर इक्विटी शेयर्स देके इंटरेस्ट को सल्टा दिया तो इट्स पेड ऑफ, और पेड ऑफ मतलब 43B में डिडक्शन का बेनिफिट मिल जाएगा। केस लॉ का नाम याद रखना, फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक लिमिटेड, ओके। ये पढ़िए कौन से इंटरेस्ट की बात हो रही ना, दिस इज ऑन लोन टेकन फ्रॉम PFI, SFC, SSSC, शेड्यूल बैंक, NBFC। और किसी से लोन लेते हैं ना तो वैसे अक्रूवल बेसिस पे अलाउड है, खाली इन लोग से लोन लेते तो पेमेंट बेसिस पे अलाउड होता है, तो उसी में झगड़ा चल रहा है। तो कंक्लूड करके बंद करने, फिर तुम्हारा डाउट का आंसर देता हूँ। ये कंक्लूजन, अगर रोकड़ा दे दिया तो पेड ही होता है, रोकड़ा ना देके डिबेंचर दिया तो इट इज स्टिल अनपेड, इक्विटी दे दिया देन इट इज पेड एज पर फ्रंटियर इंफॉर्मेशन टेक हाई कोर्ट जजमेंट, ओके। क्या था डाउट, वही ना, डेट आइटम दिया मतलब अनपेड, बट इट इज issued in the form of debt ना, eventually it will be converted, but liability तो defer हो गया ना एक बार के लिए।
उसका डाउट क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स दिया तो, अब कन्वर्टेबल डिबेंचर दिया तो चलो इवेंचुअली इक्विटी बनेगा, लेकिन वो भी बाद में होगा ना, तो लायबिलिटी तो डेफर हो गया। इधर क्या लिखा था, फाइनेंस एक्ट 22 में, इधर क्या हो, इधर क्या लिखा था, एनी अदर इंस्ट्रूमेंट बाय विच द लायबिलिटी इज डेफर्ड, मतलब लायबिलिटी इज नॉट सीज्ड, इट हैज सिंपली बीन डेफर्ड। तो कन्वर्टेबल डिबेंचर भी होगा, ठीक है, कन्वर्टेबल डिबेंचर आगे जाके इक्विटी बनेंगे, लेकिन अभी तो डिबेंचर है ना, तो लायबिलिटी तो डेफर ही होगी ना एक बार, तो वो भी नहीं चलेगा। ओके, इन शॉर्ट इक्विटी दिया हुआ चला रहे, वो भी हाई कोर्ट ने फिलहाल जजमेंट दिया है, और अपने तो वही लिख के आएंगे, इक्विटी दिया तो चलेगा, लेकिन डिबेंचर कोई डेट इंस्ट्रूमेंट जैसा दे दिया ना, तो कंफर्म नहीं चलेगा, एक्ट में ही आ गया है पॉइंट। ये केस में ना डिबेंचर दिया हुआ भी चला लिया था ओरिजिनली, लेकिन अभी तो उसमें डिस्प्यूट ही नहीं, जब एक्ट में लिख दिया है कि डेट आइटम दिया तो चलेगा ही नहीं, खत्म तो नहीं चलेगा, बट इक्विटी आइटम फिलहाल इन लोग चला रहे एज पर हाई कोर्ट जजमेंट। ओके, तो ये केस लॉज इंपॉर्टेंट है सब, कभी कभी तो एग्जाम में ना एक क्वेश्चन ही उसके ऊपर पूरा बन के आता है, एक दो पेपर में मेरा भी एक्सपीरियंस है, बच्चे लोग भी कुछ सर आपने जो लास्ट में जो केस लॉ करवाए थे उसमें 2-3 क्वेश्चन आ गए, कभी कभी ऐसा जैकपॉट भी लग जाता है, मुझे भी खुशी होती है, और कभी कभी केस लॉ का कोई नामो निशान नहीं, ऐसे ही पेपर आके आते हैं। तो सी अभी क्वेश्चन नंबर 32 देखना, इतना बड़ा पैराग्राफ है ना, पढ़ेंगे तो हम लोग खो जाएंगे, मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, सुनो सुनो। एक असेसी था, उसका एक कंपनी में 90% शेयर होल्डिंग था, लेकिन वो शेयर होल्डिंग में क्या हुआ, वो कंपनी लॉस में चल रही थी भयंकर, तो वो जो कंपनी लॉस में चल रही थी ना, उन लोग ने हाई कोर्ट में शेयर कैपिटल रिडक्शन के लिए अप्लाई किया। ये रिडक्शन और शेयर कैपिटल पे केस लो है, ये सुना है कभी रिडक्शन और शेयर कैपिटल? क्या होता है रिडक्शन और शेयर कैपिटल? 2 तरह की कंपनी शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है, जिन लोग के जरूरत से ज्यादा पैसा होता है ना, इतना कैपिटल है जरूरत ही नहीं है, तो शेयर होल्डर को लौटा देते पैसा। एंड कुछ लॉस मेकिंग कंपनी होती है, भयंकर लॉस होता है, याद है अकाउंट्स में इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को याद करो, तो एक लॉस मेकिंग कंपनी को इतने लॉस होते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, शेयर होल्डर को बोलते कॉम्प्रोमाइज करने के लिए, और शेयर होल्डर कॉम्प्रोमाइज कैसे करता है, उसका शेयर्स का पेड अप वैल्यू कम हो जाता है, मतलब कैसे तैसे करके उसका शेयर कैपिटल रिड्यूस कर देते हैं, और शेयर कैपिटल रिड्यूस हुआ मतलब कंपनी के लिए रिलीफ क्या हुई कि शेयर होल्डर को कम देना पड़ेगा, कि शेयर होल्डर को इतनी बड़ी तलवार की ऐसी लायबिलिटी नहीं है कि सिर पे नाच रहे, लेकिन जो भी है आउटसाइडर लोग को पे ऑफ करने के लिए शेयर होल्डर हैज टू कॉम्प्रोमाइज, एंड हाउ डू दे कॉम्प्रोमाइज, बाय वे ऑफ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। ये मैं अकाउंट्स का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन याद दिला रहा हूँ, लेकिन पता है ये सब रियल लाइफ में होता है ना, तो हाई कोर्ट स्कीम बताती है। तुम लोगों ने अकाउंट्स के सम किए होंगे ना, तो बहुत बार लिखता था अ स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन वाज अप्रूव्ड बाय हाई कोर्ट, हाई कोर्ट स्कीम बना के देती है। तो पता है इधर भी ऐसा हुआ था कि मैं जिस कंपनी में शेयर होल्डर था वो लॉस मेकिंग थी, उसका शेयर कैपिटल का रिडक्शन हुआ, तो मेरे शेयर्स भी रिड्यूस हो गए, लेकिन पता है कैसे हुआ था, मेरा नंबर ऑफ शेयर्स कम कर दिया, फेस वैल्यू पेड अप वैल्यू सेम रखा। रिडक्शन भी 2 प्रकार के होते हैं, एक में क्या होता है, योर नंबर ऑफ शेयर्स रिमेन सेम, 10 रुपए का शेयर विल बिकम 2 रुपए का, ऐसा अकाउंट्स में ज्यादा आता था। अकाउंट्स याद आ रहा है कि नहीं, कि 10,000 शेयर्स है और पर शेयर 10 रुपए का था, अभी 2 रुपए का कर देंगे, लेकिन इधर क्या था, फेस वैल्यू 10 रुपए 10 ही रखी, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स को कम कर दिया, और जो भी शेयर कैपिटल का रिडक्शन हुआ। इधर क्वेश्चन क्या है, विल इट बी शोन अंडर द हेड कैपिटल गेन्स, डस रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अ शेयर होल्डर गिव राइज टू कैपिटल गेन? क्वेश्चन ये बॉटम लाइन में, इमेजिन कर मैं शेयर होल्डर हूं कोई कंपनी का, वो कंपनी ने मेरा शेयर होल्डिंग क्लेम्स कम कर दिया, चाहे मेरी पेड अप वैल्यू को उतार दिया हो कि नंबर ऑफ शेयर्स को उतार दिया, मेरा उस कंपनी में शेयर होल्डिंग का जो अमाउंट था वो रिड्यूस कर दिया। अरे मतलब क्वेश्चन क्या है, विल इट गिव राइज टू कैपिटल गेन्स? यार कैपिटल गेन्स जब मैं पढ़ाता था कितनी बार बोला था, ये देखो कभी भी ये सवाल उठेगा, कैपिटल गेन्स आना चाहिए कि नहीं, अपने पता है ऐसा इक्वेशन चेक करते थे, देयर मस्ट बी कैपिटल असेट प्लस देयर मस्ट बी ट्रांसफर, तो कैपिटल गेन्स आएगा। ऐसे बोल बोल के ही पढ़ाया था यार कि अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कैपिटल गेन्स आएगा, गेन है तो टैक्स भरो, लॉस है तो सेट ऑफ करो, बट ये कंडीशन चेक करते तो करो चेक,
शेयर होल्डर बन के सोचो, आई एम अ शेयर होल्डर. तो फॉर अ शेयर होल्डर, इज देयर एनीथिंग लाइक कैपिटल एसेट? यस, हिज शेयर्स आर कैपिटल एसेट. बट डज इट अमाउंट टू ट्रांसफर? रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर अ शेयर होल्डर, डज इट अमाउंट टू ट्रांसफर? तो ट्रांसफर का डेफिनेशन क्या था? सरक तू, मैं क्यों सरकूं. उसमें एक ई था, एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल एसेट. तो इधर एक्सटिंग्विशमेंट हो गया ना. आज तक शेयर होल्डर का जो उस कंपनी में राइट्स था, जैसे मेरा अभी तक 10 लाख जितना कैपिटल था, वो रिडक्शन के बाद 6-7 लाख हो गया होगा. तो मेरा तो शेयर होल्डिंग में राइट्स एक्सटिंग्विश हो गया. ये फुल फॉर्म बोलो, ई का फुल फॉर्म क्या है? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल एसेट. तो इधर कैपिटल एसेट क्या है? शेयर्स. और उसमें मेरा राइट्स एक्सटिंग्विश हो गया. अरे शेयर कैपिटल रिडक्शन मतलब मेरा राइट्स थोड़ा छोटा हो गया ना. अभी तक मेरे को 10-10 लाख का डिविडेंड मिलता था, अभी कम मिलेगा. तो मेरा राइट्स तो एक्सटिंग्विश हो गया. एंड राइट्स एक्सटिंग्विश होना भी एक तरह का ट्रांसफर है. तो और अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो कैपिटल गेन आना चाहिए. और इस केस में ना गेन नहीं, उसको लॉस हुआ था. क्योंकि जो लॉस मेकिंग कंपनी का शेयर कैपिटल का रिडक्शन हुआ था ना, उन लोगों ने भीख के फॉर्म में थोड़ा बहुत पैसा भी दिया था शेयर होल्डर को. अरे भीख जैसा क्यों, बड़ा थोड़े बहुत पैसे दिए थे. शेयर कैपिटल तो ड्रास्टिकली उतार दिया था, लेकिन थोड़ा बहुत शेयर होल्डर को थोड़े बहुत पैसे दिए थे. लेकिन शेयर होल्डर भी क्या सोचा, यार उन शेयरों में मैंने कॉस्ट तो भयंकर इंकर की थी, लेकिन रिडक्शन के वक्त मुझे थोड़ा बहुत ही दिया, तो मेरा तो लॉस हो गया. तो लॉस मिलेगा कि नहीं? यस, इट्स अलाउड टू बी सेट ऑफ एज अ कैपिटल लॉस. और इस केस में उसका लॉन्ग टर्म लॉस हुआ था, क्योंकि बहुत सालों से शेयर होल्डर था कंपनी का. इन शॉर्ट, इट्स अ कैपिटल लॉस अलाउड टू बी सेट ऑफ. बट लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन में सेट ऑफ होता है. लेकिन पता है इधर तो कैपिटल गेन आना ही नहीं चाहिए था, ऐसा बोल रहे थे इनकम टैक्स वाले. अरे इनकम टैक्स वालों का ओरिजिनल स्टैंड क्या था? इधर कुछ कैपिटल गेन वगैरह होता ही नहीं है. अरे एक्चुअली अस्से से मर क्यों रहा था? लॉस हुआ था, सेट ऑफ करने मिलता है. अरे गेन होता तो वो खुद ही बोलता गेन नहीं आएगा, अच्छा है चलो ना. अरे गेन हो रहा होता शेयर होल्डर को, तो इनकम टैक्स वाले को कैपिटल गेन नहीं आता इसमें. ओके, नहीं आता तो अच्छा है, गेन पे तो टैक्स भरना पड़ेगा. लेकिन इधर एसएससी को गरज थी, उसको लॉस बन रहा था. लॉस कैसे हो रहा था ना, उसके जो शेयर्स थे ना, उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट कुछ और था. इससे प्रोपोर्शनेट क्यों बोला? क्यों रिडक्शन में क्या है, मेरे सब शेयर्स खत्म नहीं हो गए, अभी भी मैं शेयर होल्डर हूं, लेकिन शेयर कैपिटल कम हुआ है ना. तो शेयर कैपिटल में जितना कॉस्ट लगाया था उसका प्रोपोर्शनेट कॉस्ट, उसके मुकाबले कंपनी ने भीख के फॉर्म में थोड़ा बहुत पैसा दिया था ना, एफईओसी, डिफरेंस लॉस बता रहा था. और वो लॉस सेट ऑफ करने का झगड़ा हो रहा था, और जजमेंट आया था लॉस का सेट ऑफ मिलेगा, इट इज अ प्रॉपर कैपिटल लॉस. और ये कंडीशन फुलफिल हुई जो बताई थी ना, देयर मस्ट बी कैपिटल एसेट प्लस ट्रांसफर. ये तो इधर लिखा है. सी एक्चुअली इस केस की स्टोरी एक और रीड कर लो ना, क्योंकि क्या है एग्जाम में ये सेम कहानी आने वाली है. क्या लिखा देखो, केस लॉ का ऐसा है ना, एग्जाम में आएगा ना सेम स्टोरी आएगी, थोड़ा भी चेंज नहीं करेंगे. ये दो क्या लिखा है, अ कंपनी शेयर कैपिटल हैड, पढ़ो, ये पढ़वाना जरूरी नहीं तो मैं पढ़वाते नहीं आगे बढ़ सकता था. कंपनी शेयर कैपिटल हैड 15 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच. ये तो कंपनी की बैलेंस शीट में इतना शेयर कैपिटल था. एसएससी हेल्ड 13,50,000 शेयर्स. ले 15 लाख तो टोटल शेयर्स है कंपनी के, उसमें 13.5 लाख तो मैं ही होल्ड कर रहा था, विच वॉज रिप्रेजेंटिंग 90%. चेक करो इसका 90% कितना है, 13,50,000 शेयर्स. मतलब आई वॉज द मेजर शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी. ये रियल स्टोरी है. इधर एसएससी था जुपिटर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड, ये शेयर होल्डर था, और कोई अलग ही कंपनी थी उसमें उसका 90% शेयर होल्डिंग था. फिर क्या हुआ, द कंपनी इंकर्ड लॉसेस. विच कंपनी? दैट कंपनी जिसका मैं शेयर होल्डर हूं, मैं जुपिटर हूं. तो जो कंपनी का शेयर होल्डर था, क्या लिखा है, इट इंकर्ड लॉसेस एज अ रिजल्ट ऑफ इट नेट वर्थ ऑफ द कंपनी गॉट इरोडेड. फिर ऑन पेटिशन फाइल्ड बाय द कंपनी, हाई कोर्ट ऑर्डर्ड अ रिडक्शन इन शेयर कैपिटल. कभी भी कंपनी के बहुत बुरे हाल होते हैं ना, तो हाई कोर्ट बोलते हैं क्या करना है. कभी कभी हाई कोर्ट बोलता है, कभी कभी एनसीएलटी. उन्होंने क्या बोला, ये कंपनी के हालात बहुत खराब है, इसका शेयर कैपिटल
रिड्यूस करना पड़ेगा। क्या लिखा है? हाई कोर्ट ऑर्डर्ड फॉर अ रिडक्शन फ्रॉम 15 लाख शेयर्स टू 10,000 शेयर्स। मतलब कंपनी के कैपिटल में जो 15 लाख नंबर ऑफ शेयर्स थे ना, नंबर को ही उतरवा दिया कि नहीं 15 लाख में से अभी ये 10,000 शेयर्स ही है। फेस वैल्यू 10 रुपए की 10 ही रखी। अरे 10 रुपए के शेयर्स है ना, इट रिमेन्ड सेम। लेकिन पहले क्या था? 15 लाख इंटू 10 रुपए का शेयर। अब क्या हो गया? 10 शेयर इंटू 10 रुपए का शेयर। ये मैं टोटल बता रहा हूं, टोटल। अपना होल्डिंग तो 90% है, लेकिन टोटल में चेंज क्या हुआ? 15 लाख शेयर जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में दिख रहे थे, अब वो 10 शेयर हो गए एज पर द ऑर्डर ऑफ हाई कोर्ट, बट पर शेयर वैल्यू स्टिल रिमेन्स 10। ये भी थोड़ा वियर्ड है। अपने अकाउंट्स में जो पढ़े थे उसमें क्या होता था? नंबर ऑफ शेयर सेम रहता था, लेकिन 10 रुपए का शेयर 2 रुपए का हो गया, 4 रुपए का, ऐसा पढ़ते थे ना अकाउंट्स में। उसका जर्नल एंट्री भी याद होगा। इक्विटी कैपिटल 10 रुपए वाला डेबिट टू 4 रुपए वाला इक्विटी कैपिटल क्रेडिट टू कैपिटल रिडक्शन, ऐसे एंट्री भी पास करते थे। लेकिन अपने जिस चीज से फैमिलियर है वो 10 का 2 हो गया, 4 हो गया, ऐसा। इधर 10 रुपए का फेस वैल्यू रिमेन सेम, इधर नंबर ऑफ शेयर्स को उड़ा के 15 लाख से 10 शेयर कर दिया। एंड फिर देखो कॉन्सिक्वेंटली शेयर होल्डिंग अपनी क्या हो गई? अपने उधर 13,50,000 शेयर का शेयर होल्ड करते थे हम लोग, जुपिटर है। अभी हम लोग 9,000 शेयर्स के मालिक हो गए। अरे मतलब नंबर ऑफ शेयर्स भी तो डाउन हो गया ना, और अपना तो 90% था, तो 90% विल बिकम नाउ 9,000, मीन्स नाउ आई एम होल्डिंग 9,000 शेयर्स। तो सो शेयर होल्डर को कितना बड़ा सदमा लगा यार, कहाँ 13,50,000 शेयर्स थे, अब मेरे पास उस कंपनी के खाली 9,000 शेयर्स थे। तो दिस इज रिडक्शन। फिर however the face value remained the same after the reduction in share capital. High Court also directed company to pay 3 lakhs to the assessee as a consideration. मतलब जो शेयर कैपिटल रिडक्शन का सदमा लगा ना, एकदम जोर का झटका नहीं, जोर का झटका धीरे से लगा। मतलब झटका तो बड़ा ही लगा कि मतलब कहाँ मेरा 13,50,000 का शेयर था, अब उस कंपनी में मेरे पास 9,000 शेयर ही है। झटका भयंकर था, लेकिन उसके लिए थोड़े बहुत हाईकोर्ट ने पैसे भी दिलवाए मुझे। कितने मिले थे? 3 लाख। तो ये मेरा FEOC हो गया। इसके सामने मैं कंपेयर क्या करूंगा? कॉस्ट, प्रोपोर्शनेट कॉस्ट। तो मैंने तो भयंकर कॉस्ट इंकर की होगी 13,50,000 का शेयर्स अक्वायर करने के लिए, लेकिन अभी कितना हो गया? 9,000 हो गया। तो कॉस्ट को प्रोपोर्शनेटली कम करके मैं इससे कंपेयर करूंगा। ओके अरे मैंने कॉस्ट तो फुल शेयर कैपिटल के इंकर किया था ना, लेकिन अभी फुल शेयर कैपिटल में मेरा 13,50,000 के बदले अभी 10 शेयर जितना है, तो मेरा प्रोपोर्शनेट कॉस्ट इसके सामने लेस करना है। कैलकुलेशन नहीं पूछ रहे एग्जाम में, पूछ क्या रहे? ये कैलकुलेशन करके क्या हम कैपिटल लॉस दिखा सकते? दिखा सकते। ओरिजिनली दिखाने नहीं मिला था, लेकिन फाइनल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। इट विल बी अलाउड, इट विल बी अलाउड टू बी शोर। इनकम टैक्स वाले एंड तक झगड़े थे कि नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और जो पता है बहुत बड़ा अमाउंट इन्वॉल्व था। मैं तो खाली 3 लाख जैसा ही दिखाया ना, मैंने एक्चुअली पता नंबर चेंज किए। मैंने इधर ये जो 15 लाख शेयर्स थे ना कंपनी के, एक्चुअली 15 करोड़ शेयर्स थे। मैंने इधर अमाउंट जानबूझ के सिंप्लीफाई कर दिया ताकि बच्चों को पढ़ाते टाइम कम्युनिकेशन करने में इजी हो। एक्चुअल नंबर तुम लोग देखोगे ना, इंस्टीट्यूट ने जो केस लॉ दिया है ना अपनी वेबसाइट पे, उसमें एग्जैक्ट डेटा प्रोवाइड किया है, एग्जैक्ट डेटा। बट वो बहुत हॉरिबल नंबर्स है, और वो नंबर में कम्युनिकेट और बच्चा नंबर में ही खो जाएगा तो मेरा एक्सप्लेनेशन कहाँ से समझेगा? तो मैंने तो अपनी कन्वीनियंस के लिए रखा है। और ठीक है ना, अपने को एग्जाम में एग्जैक्ट फैक्ट कोट नहीं करना है, अपने को जजमेंट आना चाहिए कि रिडक्शन के कारण कैपिटल गेन आता है, गेन भी आ सकता है, लॉस भी आता है। कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कैसे? FEOC में जो कंपनी से मिला हो, तो भी थोड़ा बहुत मिला नहीं मिला जो भी है, कंपेयर विद द कॉस्ट, और अगर लॉस आ रहा है तो इट इज अलाउड ए सेट ऑफ। जस्टिफिकेशन क्या था देखो, सरक का E। एक्चुअली ये सब नहीं भी पढ़ा था ना तो कॉमन सेंस से आता था। अरे अपने कैपिटल गेन में कितनी बार बात किए थे, कभी भी कैपिटल एसेट है, ट्रांसफर है, कैपिटल गेन्स आएगा, तो तुम लोग नेचुरली भी सोचते तो तुम्हारा नेचुरली आंसर राइट आता, क्योंकि सरक में ये क्या था? एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स इन अ कैपिटल एसेट।
तो इधर सुप्रीम कोर्ट ने भी वही भाषण दिया था कि द डेफिनेशन ऑफ ट्रांसफर गिवन इन सेक्शन 247 इंक्लूड्स एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। एक बात बताऊं, इधर मेन झगड़ा क्यों आता है, परसेंटेज उसका अभी भी 90% है। तुम लोग को लग रहा होगा इस पे सुप्रीम कोर्ट तो इतना बवाल क्यों हुआ, ये तो हम लोग भी सोचे थे एक्सटिंग्विशमेंट ऑफ राइट्स। एक नजर में तो तुम लोग को भी आंसर फील हुआ था ना यार, नहीं फील हुआ तो पता नहीं, बट लेकिन जनरली एक स्टूडेंट को फील होगा हाँ ये सड़क का ई जो सर बोलते थे आता है। लेकिन इधर मेन इशू क्या हुआ था ना, मैं शेयर होल्डर को बोला तू तो पहले भी 90% होल्डर था, आज भी 90% होल्डर है। लोग परसेंटेज लेके बैठ गए थे इनकम टैक्स वाले, समझा ना। परसेंटेज सेम क्यों था, क्योंकि सी 10 रुपए के शेयर आज भी 10 रुपए वाले हैं, लेकिन नंबर ऑफ शेयर्स अपना पहले 13,50,000 था 15 लाख में, अब अपना 9,000 है 10 शेयर में, तो माय परसेंटेज इज रिमेनिंग सेम। तो इनकम टैक्स तू पहले भी 90% वाला था, अभी भी 90%, तेरा एक्सटिंग्विशमेंट क्या हुआ। अरे परसेंटेज से क्या अमाउंट मायने रखता है, अमाउंट मेरा अगर शेयर कैपिटल कम, कल को डिविडेंड विविडेंड आने लगा तो मुझे तो कमती मिलेगा ना। वो कंपनी जितना डिविडेंड का अमाउंट दे सकते हैं मुझे तो कम मिलेगा। ऑल्दो माय परसेंटेज सेम, लेकिन अमाउंट टर्म्स में तो शेयर कैपिटल का रिडक्शन वही है। ऐसे तो पहले कितने केस हुए, केस हुआ था कार्तिक या सारा भाई, कार्तिक बहुत पुराना केस हुआ, कार्तिक या सारा भाई, उसमें बहुत पुराना लैंडमार्क जजमेंट है कि शेयर कैपिटल रिडक्शन कैपिटल गेन्स में आता है। लेकिन उन सब केसेस में क्या होता था, अपना परसेंटेज भी चेंज हो जाता था। इधर झगड़ा क्यों हुआ, तेरा परसेंटेज तो अभी भी वही है, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज यू आर स्टिल अ 90% शेयर होल्डर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, चाहे उसका नंबर ऑफ शेयर्स कम हो जावे कि उसका पेड अप वैल्यू कम हो जावे, जैसे भी उसका कुछ कम हो रहा है ना कंपनी में, इट विल रिजल्ट इन एक्सटिंग्विशमेंट विच इज अ ट्रांसफर, और उसमें कैपिटल गेन कंप्यूट होगा, और ये आदमी को लॉस आया तो लॉस सेट ऑफ भी करने मिलेगा। इंपॉर्टेंट केस लो है। अब है ना, ये क्वेश्चन का भी तुम लोग को नेचुरली आंसर आना चाहिए। लुक हियर, मैं जो बताऊं वो ध्यान से देखना, एक बार रीड मत करो, इधर देखो, मुझे देखो ना एक बार। मैंने रिटर्न भरा था और मेरा रिटर्न डिफेक्टिव था, तो डिफेक्टिव रिटर्न का अपने मालूम में इंटीमेशन आता है और 15 दिन में डिफेक्ट को रेक्टिफाई करना पड़ता है। ये मैं अपने पहले लेक्चर की बात कर रहा हूं कि व्हेनेवर द रिटर्न इज डिफेक्टिव एओ शैल इंटीमेट द डिफेक्ट गिविंग द एसएससी टाइम ऑफ 15 days टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। तो सुनो, इधर ऐसा ही हुआ था, रिटर्न भरा था, डिफेक्टिव था, नोटिस आया, मैंने उसको रेक्टिफाई भी किया, और रेक्टिफाई करने के लिए रिटर्न वापस से ही भरना पड़ा। भले इनकम टैक्स के पास मेरे दो रिटर्न गए, ओरिजिनल और एक न्यू रिटर्न टू रेक्टिफाई द डिफेक्ट। अब मेरी स्क्रूटिनी आई, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) याद है, नोटिस अंडर सेक्शन 143(2) अटेंड दी ऑफिस। मुझे बता 143(2) का टाइम लिमिट क्या बताया था, याद करो। अरे स्कूटी में ऐसे नहीं बता, पहले उसको ऑफिस बुलाओ, फिर बातचीत करके ऑर्डर पास करो। तो उसको ऑफिस बुलाने का नोटिस था 143(2). इट शुड बी रिसीव्ड बाय द एसएससी विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। प्लीज याद करिए, याद आ गया तो बहुत सिंपल चीज आ गया, याद है 143(2). और वो टाइम मैंने बोला था एसएससी को रिसीव हो जाना चाहिए, और मैंने वर्ड भी बताया था कानून में लिखा इट शुड बी सर्व्ड ऑन द एसएससी, यानी कि इट शुड बी रिसीव्ड बाय द एसएससी विद इन 3 months फ्रॉम द एंड ऑफ द ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। कौन सा रिटर्न इज फाइल्ड, ये आदमी के दो रिटर्न गए थे, एक ओरिजिनल रिटर्न भी था और बाद में डिफेक्ट का चिट्ठी आया तो मैंने नए से वापस रिटर्न भरा। तो वो 143 का टाइम लिमिट शुड बी रेकॉर्ड, शुड बी कंप्यूटेड फ्रॉम द ओरिजिनल रिटर्न डेट के डिफेक्टिव रिटर्न के रिस्पॉन्स पे जो नया रिटर्न भरा वो डेट को पकड़ना है। डिफेक्टिव का रिप्लाई नहीं करते ना तो इनवैलिड हो जाता है, एज गुड एज रिटर्न भरा है नहीं तो बेस्ट जजमेंट होता है। मैंने पढ़ाया था डिफेक्टिव रिटर्न को हम लोग रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं ना, डिफेक्टिव रिटर्न की नोटिस को, तो वो लोग क्या बोलेंगे, हम ऐसा मानेंगे तूने रिटर्न भरा ही नहीं, क्योंकि डिफेक्टिव इज एज गुड एज नो रिटर्न, एंड फिर रिटर्न नहीं भरा तो बेस्ट जजमेंट होता है। लेकिन इधर ऐसा नहीं था, इधर क्या, मैंने डिफेक्टिव का चिट्ठी है, डिफेक्ट है,
चलो वापस से रिटर्न भर देंगे, तो नए से रिटर्न भरा। लेकिन अभी झगड़ा क्या है, 143(2) का जो नोटिस होता है उसका 3 मंथ्स हम लोग रिटर्न फाइलिंग से गिनते हैं ना। लेकिन कौन सा रिटर्न फाइलिंग, ओरिजिनल के न्यू रिटर्न? ओरिजिनल, क्योंकि न्यू रिटर्न विल रिप्लेस द ओल्ड रिटर्न। ऐसे सब चीजें मैंने पढ़ाई हुई थी तुम लोग को पता है। मैंने डिफेक्टिव के जोन में नहीं पढ़ाया था, रिवाइज रिटर्न में। मैंने रिवाइज रिटर्न की थियरी के टाइम पढ़ाया था कि रिटर्न हम लोग बाद में से रिवाइज करते हैं, बट इट रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। और मैंने ऐसा डायलॉग भी मारा था, एसएससी का कैरेक्टर ओरिजिनल रिटर्न से जज करो कि वो लेट फाइलर है के। अरे मैं उन दिनों के कुछ अल्फाज रिपीट कर रहा हूँ, ओके। तो कई बार कि हम लोग रिटर्न रिवाइज करते हैं तो रिवाइजिंग तो लेट होता है ना, लेकिन डेट अपने को ओरिजिनल रिटर्न की गिनते हैं। और मैंने बोला भी था रिवाइज रिटर्न रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न। इधर रिवाइज नहीं हुआ था। रिवाइज तो कब कर दे, जब खुद को ही कुछ करने का मन हो रहा है। इधर मुझे तो कुछ शौक ही नहीं था, इनकम टैक्स को डिफेक्ट लगा तो ठीक है उनके लिए सुधारा, लेकिन एक तरह से रिटर्न ही सुधारा ना। और सुधारते हो ना रिटर्न तो सुधरी हुई डेट नहीं देखते, ओरिजिनल डेट। और इधर यही इशू खड़ा हो गया। इनकम टैक्स वाले ने ना उसको 143(2) नोटिस भेजा था ना, वो डिफेक्टिव की रिस्पॉन्स पे जो नया रिटर्न भरा था ना उसको बेस लेके भेजा था। और उन दिनों तक तो मेरा ओरिजिनल रिटर्न तो बहुत पुराना हो गया था। अभी देखो डेट से बात करते हैं, देखो सी मैंने ओरिजिनल रिटर्न भरा था, मैं जो बताऊं उतना ही देखो। ओरिजिनल रिटर्न मैंने भरा था नवंबर 2023 में, ओके। फिर डिफेक्टिव का मेरे को चिट्ठी आया था 10 जुलाई 24 को चिट्ठी आई कि आपके रिटर्न में डिफेक्ट है ना सर जी, आपको सुधारना पड़ेगा। तो सुधारने के लिए मैंने नया रिटर्न भरा जुलाई 24। तो दो चीज सर्कल की उसको महसूस करो। ओरिजिनल रिटर्न नवंबर 23 को गया था और न्यू रिटर्न जुलाई 24 में फाइल हुआ था, न्यू रिटर्न, ओके। और बाद में स्क्रूटिनी का नोटिस कब आया, 11 जून 25। तो इज इट वैलिड के टाइम बाढ़? अरे ये डेट को अपने को 143(2) मिला। पढ़ने मत जाओ, मैं जो बोल रहा हूं सुनो ना। 11 जून 25 को 143(2) मिला। तो टेल मी 143(2) अपने लॉजिक से कब मिलना चाहिए बताओ? ओरिजिनल रिटर्न को बेस लेके ना। तो ओरिजिनल रिटर्न कब था, नवंबर 23। तो उसका एंड ऑफ द ईयर क्या होता है, नवंबर 23 का एंड ऑफ द ईयर क्या है, मार्च 24। तो उसके बाद 3 महीना और, अप्रैल में जून, 30 जून 24। 30 जून 24 तक 143(2) इशू किया तो वैलिड है। लेकिन इन लोग ने कब किया था, 11 जून 25। इट्स टाइम बार्ड। इनकम टैक्स वाले झगड़ क्यों रहे थे मालूम है? इन लोग इसको बेस ले रहे थे, न्यू रिटर्न को। हाँ, न्यू रिटर्न की तारीख को बेस लेंगे तो परफेक्ट है। गिन के देखना, न्यू रिटर्न कब गया था, जुलाई 24। एंड ऑफ द ईयर करोगे तो मार्च 25, और मार्च 25 के बाद 3 महीना तो जून 30-25 को आ रहा है। वो हिसाब से परफेक्ट था। तो असेसिंग ऑफिसर तो अपने को परफेक्ट ही मान रहा था, लेकिन कोर्ट ने बोला भाई ये परफेक्ट नहीं है। ठीक, कभी भी ओरिजिनल रिटर्न आने के बाद उसके अंदर रिविजन्स होता है या फिर डिफेक्टिव के लिए हम लोग उसको सुधार करते हैं, तो सुधारना उधारना बाद में होता है, लेकिन रिटर्न की तारीख तो ओरिजिनल वाली गिनते हैं ना। जब कभी भी सवाल उठता है कि आपने रिटर्न कब भरा था, तो ओरिजिनल रिटर्न बिकम्स अ डेट। ये सब चीज मैंने पढ़ाई थी, लेकिन वो रिवाइज रिटर्न के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ाया था। इधर फर्क इतना है कि इधर मैंने खुद ने रिवाइज नहीं किया, इनकम टैक्स वालों को डिफेक्ट लगा तो उनकी खातिर किया तो रिवाइज ही ना। एंड रिवाइज रिटर्न ऑलवेज रिप्लेसेस द ओरिजिनल रिटर्न, इट टेक्स द डेट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न। एनीवेज ये पॉइंट मैं नहीं भी सीखा था, तुम लोग आंसर राइट करते। लेकिन लास्ट क्लास के केस लॉज है ना, सिंपल भी लगेंगे, लेकिन क्या है, बिकॉज दे आर रिसेंट इन द मार्केट, बच्चों को कराना ही पड़ता है। सी जूने केस लॉ में मैं क्या करता हूँ, मैं जिधर मुझे लगे ना यार ये तो बच्चा नेचुरली आंसर राइट ही देगा, तो मैं लेता ही नहीं हूँ। जिधर लगा नहीं ये जूना केस 10 साल पुराना केस भी है, लेकिन इधर बच्चे की बुद्धि तो नहीं चलेगी। जैसे होता ना, हाई कोर्ट ने वो लेट डिटर्मिनेशन कैपिटल गेन का, कंपल्सरी एक्विजिशन का उसका केस हुआ था ना, तो कोर्ट ने कैपिटल गेन का अमाउंट बहुत लेट
प्रॉपर्टी का वैल्यू लेट डिटरमाइन किया था, तो अपने को जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लगा था वो एक्चुअली बहुत पुराना केस है, लेकिन वो क्यों लेना पड़ा? क्योंकि उधर बच्चे की बुद्धि नहीं चलेगी। और नए केस में तो क्या करता हूं, एकदम हलवा केस भी होगा तो भी लूंगा, क्योंकि सेम आने का स्कोप है ना। तो ये तो मैंने लिया, तो मुझे मालूम है, ये तो मेरे स्टूडेंट को तो मैंने असेसमेंट प्रोसेस में कितनी बार पढ़ा है कि रिटर्न रिवाइज भी करते हैं ना, इट टेक्स द डेट ऑफ द ओरिजिनल रिटर्न, उसके बेसिस पे तुम लोग आंसर दे पाओ। लेकिन बिकॉज इट इज लेटेस्ट इट्स इंपॉर्टेंट। एसएससी का नाम भी याद रखो, ट्रैवल डिजाइनर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये पढ़ो मेन चीज, न्यू रिटर्न रेक्टिफाइंग द डिफेक्ट्स replaces original return and the time should be reckoned मतलब should be counted from the original return and original return से गिनेंगे ना तो इन लोग का नोटिस इज बार्ड बाय लिमिटेशन। अरे इस केस में टाइम लिमिट के बाद आई थी। ये वाला ट्राई करो 34th वाला, एसएससी हेल्ड सिक्योरिटीज एज स्टॉक इन ट्रेड। एक सेकंड, तुमको ये डायरेक्ट इधर बता रहा हूं, रुको एक सेकंड ना। एक सिक्योरिटी पे अपने को है ना 30 सितंबर और 31 मार्च को ब्याज मिलता है। इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स होती है ना। अरे मेरा सिक्योरिटी का ही धंधा है, सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड, और उस सिक्योरिटीज पे मेरा जो इंटरेस्ट का ड्यू डेट्स है ना, इट इज सितंबर मार्च। मैं तुमको हिंट दे रहा हूं, आई एम टॉकिंग समथिंग अबाउट कम इंटरेस्ट प्राइस। हिंट दे रहा हूं, वो माइंड सेट रखो तो समझे में इजी रहेगा। अरे अपने अकाउंट से पढ़े थे ना, कम इंटरेस्ट प्राइस वगैरह कुछ होता है। तो सी अज्यूम करो ये डेट जो लिखी ना स्क्रीन पर, दीज आर द ड्यू डेट्स ऑफ इंटरेस्ट, और मैंने ना कुछ 1 दिसंबर को सिक्योरिटीज परचेज किया था। द ट्रांजेक्शन वॉज बिटवीन द टू इंटरेस्ट ड्यू डेट्स। तो सी इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है ना, अपने को सेलर को देना पड़ता है। अरे मैं बायर हूं सिक्योरिटी का। अरे मैंने कब बाय किया 1 दिसंबर को। तो 1 दिसंबर को बाय किया तो मुझे पता है अगली ड्यू डेट पे पूरा 6 महीने का इंटरेस्ट मिलेगा। तो बायर की तो मजा है ना, कि बायर कब बना, दिसंबर को, फिर भी उसको अगली ड्यू डेट पे कुल 6 महीने का ब्याज मिले। 6 महीना समझा, सितंबर से मार्च 6 महीना है ना। तो ऐसे में क्या होता है, सेलर लोग क्या बोलते हैं कि 2 महीने का इंटरेस्ट मेरे को दे, वो मुझसे प्राइस ही ज्यादा चार्ज करेगा। 2 महीना कैसे आया? लास्ट इंटरेस्ट ड्यू डेट सितंबर था, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, ये 2 महीने का ब्याज मुझे सेलर को देना पड़ेगा। आई एम द बायर, और सेलर को दूंगा 2 महीने का, क्योंकि मुझे ड्यू डेट पे अभी 6 महीने का ब्याज मिलेगा, जबकि मैं हकदार तो खाली 4 ही महीने का हो ना, क्योंकि मैं ओनर ही कब बना, दिसंबर में। अरे तो इस चक्कर में क्या हुआ, मैंने जब दिसंबर को सिक्योरिटी की प्राइस चुकाई थी ना, उसमें इंटरेस्ट भी पे किया था। तो वो इंटरेस्ट कंपोनेंट को कैपिटल इन नेचर ट्रीट करना है कि रेवेन्यू इन नेचर? तो तुम लोग ये सब अकाउंट्स में पढ़े हुए, इतना तो याद है ना, अकाउंट्स में सिखाया ना। पहले बताओ कि अपने 2 इंटरेस्ट ड्यू डेट्स के बीच में ट्रांजेक्शन होता है, तो वो जो ब्रोकन पीरियड होता है ना, इसको ब्रोकन पीरियड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोकन पीरियड। इधर ब्रोकन पीरियड क्या, ये वाला अक्टूबर नवंबर, ये 2 महीने को क्या बोलते हैं, ब्रोकन पीरियड। तो ब्रोकन पीरियड का इंटरेस्ट अपने को देना पड़ता है। अब बताओ, वो इंटरेस्ट दिया हुआ, शुड आई ऐड टू द कॉस्ट ऑफ माई सिक्योरिटी और शुड आई ट्रीटेड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? तो सी इस केस में क्या था, अपना सिक्योरिटी का ही धंधा था। तो बिकॉज अपना सिक्योरिटी का धंधा था, इट वॉज अ स्टॉक इन ट्रेड, तो मुझे जो 2 महीने का इंटरेस्ट देना पड़ा ना, उसको रेवेन्यू खर्चा दिखाने मिलेगा। और मैं अपना रिटर्न फाइल करूंगा, पता है कैसे दिखाऊंगा? मुझे आने वाले ड्यू डेट पे जो 6 महीने का ब्याज मिलेगा ना, तो 2 महीने का इंटरेस्ट कट करके 4 महीने की इनकम दिखाऊंगा। तो 6 महीना क्या है, नेक्स्ट ड्यू डेट इज गोइंग टू कम ऑन 31st ऑफ मार्च। तो 31st मार्च को तो मुझे कंपनी वाले पूरा 6 महीने का ब्याज देंगे, क्योंकि उनको बोलूंगा आई एम द ओनर ऑफ द सिक्योरिटी, आई विल गेट फुल 6 महीने का। लेकिन 6 महीने का इंटरेस्ट मैं पूरा दिखाऊंगा कि 2 महीना कट करके, 2 महीना कट करके, और कट करना अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। क्यों? बिकॉज मेरा सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड है। अगर मैं सिक्योरिटी को इन्वेस्टमेंट की तरह होल्ड कर रहा होता ना, तो वो जो 2 महीने का ब्याज है ना, इट इज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी,
उसको कौवा ट्रीट करो, कौवा, कैपिटल गेन के लिए कौवा। फिर सिक्योरिटी को जब बेचेंगे ना तो कैपिटल गेन में दिखा दो सेलिंग प्राइस ऑफ सिक्योरिटी माइनस कॉस्ट इंक्लूडिंग इंटरेस्ट। वो कब करना चाहिए? इफ इट इज हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन इस केस में क्या हुआ था, एसएससी ने बोला भाई मेरे लिए सिक्योरिटीज आ स्टॉक, तो इट इज अ रेवेन्यू आइटम, गुड्स की तरह है। अब उस सिलसिले में मुझे जो 2 महीने का ब्याज देना पड़ा वो तो मेरे को जो इंटरेस्ट इनकम आएगी उसके सामने ऑफसेट कर दूंगा। तो टेल मी, 2 चीज बताओ, चार्ट बना दो इसका, सिक्योरिटीज हेल्ड एज स्टॉक, हेल्ड एज कैपिटल एसेट। तो टेल मी, हेल्ड एज स्टॉक हुआ तो रेवेन्यू एक्सपेंड है, तो मतलब जब भी इंटरेस्ट इनकम मिलेगा इंटरेस्ट इनकम के सामने उसको कट करके नेट अमाउंट पे टैक्स भरो। और हेल्ड एज कैपिटल एसेट हुआ तो इंटरेस्ट इनकम 6 महीने का पूरा इनकम दिखाओ, और जो ब्रोकन पीरियड का ब्याज था उसको कैपिटलाइज कर दो। इट्स पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द सिक्योरिटी। जब सिक्योरिटी को बेचोगे तब कैपिटल गेन में एफईओसी माइनस कौवा की तरह दिखाना पड़ेगा। कौवा में ऐड हो जाएगा ना कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन में। ओके, तो ये था, एक्चुअली है ना बैंक ऑफ राजस्थान का केस लॉ है। लेकिन सी, मैंने अभी क्या बोला, सिक्योरिटी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। इधर इस एसएससी का है ना स्टॉक इन ट्रेड था। अरे बैंक के लिए सिक्योरिटी स्टॉक इन ट्रेड कैसे हो गया? ये रियल लाइफ में बैंक का केस लॉ था। बैंक झगड़ी थी, हमारे लिए सिक्योरिटीज तो स्टॉक है। और बैंक लोग का सिक्योरिटी स्टॉक कैसे होता है? बैंक्स लोग को है ना अपनी इन्वेस्टमेंट अलग अलग कैटेगरी में मेंटेन करना पड़ता है एज पर आरबीआई इंस्ट्रक्शन। सम आर हेल्ड टू मैच्योरिटी, सम आर हेल्ड फॉर सेल, सम आर हेल्ड फॉर ट्रेडिंग। अरे वो झगड़ा हुआ था तो बैंक वालों ने बोला भाई ये सिक्योरिटीज आर नॉट टू बी हेल्ड टिल मैच्योरिटी, दे आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो इसमें तो कोई झगड़ा नहीं हुआ। हाँ, स्टॉक इन ट्रेड है, पक्की बात है। लेकिन झगड़ा क्या हुआ कि वो जो 2 महीने का ब्याज है ब्रोकन पीरियड का, उसको कैपिटलाइज करके सिक्योरिटी की कॉस्ट में जोड़ो और उसको कौवा बना के रखो कि इंटरेस्ट इनकम जो हर साल रिटर्न में दिखाते उसके सामने एडजस्ट कर दो। तो जजमेंट क्या है, इंटरेस्ट के सामने एडजस्ट कर दो, इट इज रेवेन्यू इन नेचर बिकॉज सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड। तो ये देखो, इसका मैंने आंसर कैसा लिखा देखो, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that as the securities are held as stock in trade, interest on the broken period is revenue expenditure. See, एग्जाम में लोग ब्रोकन पीरियड ही बोलेंगे। ब्रोकन पीरियड समझा ना? मेरे एग्जाम्पल में लास्ट इंटरेस्ट का ड्यू डेट सितंबर था और मैंने सिक्योरिटी 1 दिसंबर को लिया, तो ब्रोकन पीरियड बोलते हैं। ये मैंने ब्रैकेट में ना तुम लोग के लिए एक्स्ट्रा लिखा है। कुछ क्या लिखा है? इफ सिक्योरिटीज आर हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट देन द इंटरेस्ट फॉर ब्रोकन पीरियड शुड बी कैपिटलाइज्ड। फिर तो सिक्योरिटी के लिए हमने जो इंटरेस्ट के साथ जो पैसा दिया ना पूरा कॉस्ट माना जाएगा। और कॉस्ट मतलब कौवा, और कौवा भी वेस्ट नहीं आता है। जब वो सिक्योरिटी को बेचेंगे कैपिटल गेन में लेस करने मिलेगा। लेकिन वो तो सिक्योरिटी जब बिकेगी तब, वो एवरी ईयर के इंटरेस्ट के सामने ऑफसेट नहीं हो सकता है। अभी देखो ये भाई साहब की कहानी देखो क्या है। इधर है ना एसएससी कोई सॉफ्टवेयर बना रहा था और फुल एक्साइटेड था, यार ये सॉफ्टवेयर बन गया ना मार्केट में धमाका हो जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट चल रहा था। एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जनरेशन मतलब इट इज क्रिएशन ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट। अरे सॉफ्टवेयर मैं खुद बना रहा हूं और सॉफ्टवेयर बन जावे तो ये मेरा इंटेलेक्चुअल राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मान पहले, देन इट बिकम्स एन एसेट फॉर मी। तो इन शॉर्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चल रहा था। लेकिन क्या है, 2 साल हमने बहुत मेहनत की, फाइनली हमने क्या डिसाइड किया, नहीं यार ये सॉफ्टवेयर बना के कुछ मतलब नहीं है क्योंकि अभी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो इन लोगों ने प्रोजेक्ट एबेंडन कर दिया। एबेंडन मतलब फेंक दिया, उसको नहीं करना, जान दो। मतलब पहले एक्साइटेड थे, अरे होते ना कितने लोग भी एक्साइटमेंट में सीए ज्वाइन करके छोड़ देते बाद में। तुम लोग तो करके रहोगे, एक बात है। तो वैसे ही इन लोग ने भी क्या जोश जोश में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का काम चालू किया। 2 साल उस पर भयानक खर्चे किए। लेकिन इवेंचुअली उनको क्या लगा, यार ये सॉफ्टवेयर बनाने में हम लोग क्यों मेहनत कर रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है तो अपना सॉफ्टवेयर बन भी किया तो कुछ खास इफेक्टिव नहीं होगा। तो इन लोग ने उस पर मेहनत करना, खर्चा करना बंद कर दिया, प्रोजेक्ट एबेंडन कर दिया। तो सवाल क्या उठा, अभी तक उस पर जो खर्चे हुए उसका क्या?
विल इट बी अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इन पीजीपीपी के कैपिटल इन नेचर मानेंगे? सॉफ्टवेयर बन जाता ना तो कैपिटलाइज भी कर सकते थे, कैपिटलाइज भी कर सकते थे, बट सॉफ्टवेयर नहीं बना, इट्स अ वेस्ट, मनी वेस्ट, इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और उसका डिडक्शन मिलेगा क्योंकि मेरा धंधा ही है यार, और मैं अपने धंधे में कोई ट्रायल एंड एरर करूंगा, कभी कभी फेल होते हैं। जैसे आज मैं कोचिंग क्लास का धंधा कर रहा हूं, मैं कुछ ऐसा एक्सपेरिमेंट करूंगा और मेरा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और मेरे पैसे वेस्ट हो गए, तो है तो धंधे के लिए ना, तो इट शुड बी अलाउड एज ए डिडक्शन। हाँ, अगर ये मेरा खर्चा वेस्ट नहीं होता, ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाता, सॉफ्टवेयर बनाता, तब तो मेरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाता, एक सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट बन जाता, तब अलग बात होती। लेकिन इधर क्या हुआ था, पढ़ो, इट हैड टू बी एबेंडेंड, और हमने उसको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्लेम किया, इट वॉज अलाउड। धंधे में ऐसा होता है कि हम लोग बहुत बार एक्सपेरिमेंट करते, लेकिन वो वर्कआउट नहीं होता तो अपने को लगता है चलना वेस्ट हो गया। अरे ऐसा तो कुछ उधर भी था ना, पीवीआर के केस लॉ में। अरे पीवीआर के केस लॉ में क्या था, उन लोग सोचा मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, मल्टीप्लेक्स बनाएंगे, लेकिन बाद में ठंडे पड़ गए, जाने दे यार, ड्रॉप कर दिया। तो फिजिबिलिटी का खर्चा अलाउ तो वही ना, मल्टीप्लेक्स बन जाता तो पफे डरसो 35D। अरे वैसा ही कुछ है ना, इधर भी पहले जोश था, अरे सॉफ्टवेयर बनेगा, सॉफ्टवेयर में मजा आएगा, मार्केट में धमाका कर देंगे, लेकिन बाद में मूड ऑफ हो गया, नहीं करना। एक्चुअली इन लोगों का क्या हुआ था, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गई मार्केट में, ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई ना, तो उन लोगों को लगा कि सॉफ्टवेयर बना के मतलब नहीं है, तो जो कुछ भी खर्चा किया ना, इट इज अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बराबर नहीं, ये केस में ऐसा था, टेक्नोलॉजी वाला कंपनी है। सी ये क्या बोल रही है सर, आपने ऐसे बोला था ना वो पीवीआर के केस लॉ में, जो थिएटर वाले धंधे में लोग हैं और वो थिएटर में ही कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो फेल हो गया तो अलाउड है। फिर मैंने खुद का भी एग्जाम्पल दिया, शीरीष व्यास कोचिंग क्लास वाला थिएटर चालू करने में मूड चढ़ा है और वो फेल हो गया तो नॉट रिलेटेड टू बिजनेस बोलते हैं। वो सब थिंकिंग इधर भी एप्लीकेबल है, लेकिन इधर इन लोग जो सॉफ्टवेयर का कुछ कर रहे थे ना, इट वॉज इन रिलेशन टू देयर बिजनेस। ऐसा नहीं कि धंधा कुछ और है, कुछ अलग ही एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, अनरिलेटेड चीज, अनरिलेटेड चीज का एक्सपेरिमेंट हो गया, उधर अपना फ्लॉप शो हो गया तो नॉट अलाउड, वो तो बिजनेस से रिलेटेड ही नहीं है। ये क्या बिजनेस से रिलेटेड तो है, उसमें कोई दो राय नहीं थी। रेवेन्यू माने कि कैपिटल रेवेन्यू, क्योंकि तुम्हारा प्रोजेक्ट एबेंडन हो गया तो पैसा वेस्ट। मतलब ये केस सिमिलर टू पीवीआर ही है। तो देखो क्या लिखा है, असेसिस शाल नॉट गेट एंड्योरिंग बेनिफिट। अरे एंड्योरिंग बेनिफिट तो कब मिलता, सॉफ्टवेयर बन जाता ना तो उससे हम सालों साल मजे लेंगे, उसको बोलते हैं एंड्योरिंग बेनिफिट। एंड्योरिंग बेनिफिट मिलता है तो इट बिकम्स अ कैपेक्स, बट इधर एंड्योरिंग बेनिफिट नहीं मिलेगा। और सुप्रीम कोर्ट तो ये भी बोली, द लॉस्ट मनी, मतलब ये जो लॉस्ट मनी है, मतलब ये तो पैसा पूरा वेस्ट ही हो गया ना, तो इट विल बी अलाउड एज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ओके, ये ट्राई करना, बस खत्म ही हो रहा है। 36, 37, 38, 39, बस एक तो हो भी गया, 38 तो हो भी गया अपना। क्वेश्चन 36, कहानी सुनो, मैं बता रहा हूं। यूके की कंपनी थी, यूके की, उन लोग की इंडिया में बहुत सारी सब्सिडरीज है और इंडियन सब्सिडरीज को लोन वोन चाहिए होता था बैंक से, तो उसकी गारंटी देता था अपना यूके वाला होल्डिंग कंपनी। अरे यूके में पप्पा बैठे, बच्चे लोग कहाँ हैं, इंडिया में सब्सिडरी की तरह खेल रहे, और सब्सिडरी कंपनी लोग को लोन चाहिए होता था ना, तो वो लोग बैंक से लोन मांगते थे ना, तो बैंक वाले गारंटी मांगते थे, और गारंटी कौन देता था, पप्पा हमारे। और जब अपना यूके वाला पेरेंट कंपनी गारंटी देता था ना, तो इंडिया की सब्सिडरीज को उन्हें फीस देनी पड़ती थी, गारंटी फीस। फील करो, ये यहाँ कौन है, इंडियन सब्सिडरीज इंडिया की, वहां कौन है, यूके में अपना होल्डिंग कंपनी है, उनको हम लोग गारंटी देने का फीस दे रहे थे। ठीक, कितना भी बोलो होल्डिंग सब्सिडरी भाई भाई, लेकिन दे आर ऑपरेटिंग लाइक अ सेपरेट एंटिटीज ना, तो होल्डिंग कंपनी ने गारंटी दिया ना, उसके लिए फीस चार्ज किया फ्रॉम इंडियन सब्सिडरीज। तो क्वेश्चन क्या में, विल दिस गारंटी फीस बी ट्रीटेड एज इंटरेस्ट इनकम और सम अदर इनकम, इंटरेस्ट इनकम और सम अदर इनकम। ये सवाल पता है क्यों उठा, पहले ट्रांजेक्शन समझा,
इंडियन सब्सिडरीज आर पेइंग गारंटी फीस टू देयर पेरेंट कंपनी इन यूके। अगर इसको इंटरेस्ट ट्रीट किया ना तो इंटरेस्ट इनकम पे टैक्सिंग राइट्स अलग होते सोर्स कंट्री के। अरे मॉडल टैक्स कन्वेंशन में पढ़ाया हुआ है। मॉडल टैक्स कन्वेंशन में क्या था कि अगर कोई चीज का कैरेक्टर इंटरेस्ट इनकम होता है तो उसमें सोर्स कंट्री को टैक्स करने के राइट्स अलग होते हैं। और पता है इंटरेस्ट इनकम में आर्टिकल 11 में क्या लिखा हुआ था? क्या लिखा था बताओ? कि कंट्री ऑफ रेसिडेंस, इधर कंट्री ऑफ रेसिडेंस यूके वाला था, अरे इधर यूके वाला कमा रहा था और इंडिया से सोर्स हो रहा था इनका, और सोर्स कंट्री को लिमिटेड राइट होता है ऑन इंटरेस्ट इनकम। बट इफ इट इज अदर इनकम, मॉडल टैक्स कन्वेंशन में याद करो अदर इनकम में क्या था? अदर इनकम के लिए ओईसीडी मॉडल में तो सोर्स कंट्री को राइट ही नहीं है, यूएन मॉडल में सोर्स कंट्री को फुल राइट है। अरे बहुत फर्क पड़ जाए। अगर इसको इंटरेस्ट ट्रीट किया ना तो इंडिया वाले को लिमिटेड राइट टू टैक्स है। अदर इनकम ट्रीट किया ना और उससे पता चला इंडिया और यूके का ओईसीडी मॉडल है तो इंडिया उसको टैक्स भी नहीं कर सकती है इफ यू ट्रीट इट लाइक अदर इनकम। बट एज पर यूएन मॉडल अदर इनकम पे फुल राइट लगता है। ये तुमको मैं बता ही देता हूँ, मुझे बेचैनी हो रही, क्या पता तुम लोग को याद है कि नहीं वो मॉडल टैक्स कन्वेंशन। ये देखो इधर, ये देखो जरा, देखो देखो मॉडल टैक्स कन्वेंशन के टॉपिक में क्या था? अदर इनकम के लिए सोर्स कंट्री को या तो नो राइट या फुल राइट। बताओ अपने एग्जाम्पल में सोर्स कंट्री कौन है? यूके में तो कमाने वाला बैठा है, उसको गारंटी देने की फीस इंडिया से सोर्स हो रही है ना, तो इंडिया इज द सोर्स कंट्री। तो अगर इंडिया और यूके का डट्टा ओईसीडी मॉडल से बना है तो इंडिया को तो टैक्स मारने का राइट ही नहीं है, और यूएन मॉडल से बना है फुल राइट। फुल मतलब फॉरेन कंपनी को 35% टैक्स लगता है ना, अरे फॉरेन की कंपनी यूके वाले फुल 35% मारेंगे, चेप देंगे 35%, अगर ये अदर इनकम प्रूव हो गया तो। लेकिन अगर इसको इंटरेस्ट इनकम प्रूव किया तो रूल क्या है? एज पर ओईसीडी मॉडल तो इंडिया 10% से ज्यादा टैक्स ही नहीं मार सकती है, और यूएन मॉडल है तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट परसेंटेज एग्रीड बिटवीन इंडिया एंड यूके। मतलब समझा झगड़ा क्यों हुआ था? तो बताओ इस झगड़े का सॉल्यूशन क्या है कि गारंटी फीस को इंटरेस्ट ट्रीट करना चाहिए कि नहीं। पता डिस्प्यूट क्यों हुआ? क्यों गारंटी का पॉइंट ही क्यों आया? लोन ट्रांजैक्शन के कारण। और लोन ट्रांजैक्शन के कारण आया तो लोग क्या बोलते हैं? ये इंटरेस्ट जैसा है। क्योंकि आज गारंटी देने की नौबत क्यों आ रही बताओ? क्योंकि इंडियन सब्सिडरीज को लोन की गरज थी। अब लोन चाहिए तो कोई गारंटर चाहिए, तो गारंटर की जरूरत इसको लोन ना, लोन से संबंधित इंटरेस्ट होता है। अरे एक नजरिया ऐसा है कि बिकॉज ये लोन संबंधित इट्स इंटरेस्ट। लेकिन दूसरा नजरिया नहीं यार, इंटरेस्ट तो वो होता है कि हमने जिससे बोरो किया है उसको ब्याज देवे, वो इंटरेस्ट है। और गारंटर तो एक थर्ड पार्टी है, वो तो स्ट्रेंजर टू द पार्टी है। मेन पार्टी कौन है? बोरोवर और लेंडर। बोरोवर को लेंडर को जो देना पड़ रहा है वो तो चलो इंटरेस्ट भी है, लेकिन ये तो हमने किसको दिया? गारंटर को। गारंटर इज अ थर्ड पार्टी, तो ये इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। अरे मैं दोनों व्यू बता रहा हूं। विद द जजमेंट क्या लगा था? इट इज नॉट इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज अ चार्ज फॉर मनी बोरोड, एंड इंडिया की सब्सिडरी ने अपने पेरेंट कंपनी से बोरो नहीं किया है। अब बोरोइंग के लिए कुछ देना पड़े ना, बोरोइंग के लिए, तो चाहे उसका नाम इंटरेस्ट हो कि फाइनेंस चार्ज हो, कुछ भी नाम रखो, दैट लायबिलिटी टू पे शुड अराइज आउट ऑफ बोरोइंग। और बोरोइंग तो हमने कोई दूसरों से किया है, हमें हमारे पेरेंट कंपनी को क्यों देना पड़ रहा है? उससे बोरो किया इसलिए नहीं, उसने गारंटी दिया इसलिए। तो द चार्ज विच इज अराइजिंग इट इज नॉट आउट ऑफ सम बोरोइंग, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट हैविंग द कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। और अगर ये इंटरेस्ट का कैरेक्टर नहीं है तो ये वाले प्रोविजंस नहीं चलेंगे। तो कौन सा प्रोविजन चलेगा? अदर इनकम। और अदर इनकम में रूल क्या है? यूएन मॉडल है तो इंडिया वाले तो 35% टैक्स मार सकते हैं, और इंडिया को मजा आएगा ना। अगर इंटरेस्ट साबित हो जाता तो खाली लिमिटेड टैक्स मारना मिलता है इंडिया को, लिमिटेड टैक्स। लेकिन यूएन और
अदर इनकम प्रूव हो गया तो इंडिया के टैक्स फुल, और फॉरेन कंपनी का रेट इंडिया में क्या 35%। तो यही झगड़ा। तो कंक्लूजन क्या, इंटरेस्ट है कि नहीं है? नहीं है। झगड़े की फसाद क्या थी, क्योंकि गारंटी का फसाद का जड़ क्या, लोन। लोन है इसलिए गारंटी आ रहा ना, लेकिन वो अलग ट्रांजेक्शन हो जाता है। लोन जिससे लिया ना उसको कुछ भी देना पड़े। पता है मैंने मॉडल टैक्स कन्वेंशन ये भी पढ़ाया था, देखो इंटरेस्ट का भी डेफिनेशन था, चाहे अपने को प्रीमियम प्राइस कुछ भी देना पड़े, बट देयर शुड बी सम डेट। जिसके साथ अपना डेट है उससे जो कुछ भी दिया वो इंटरेस्ट है, लेकिन अपना पेरेंट कंपनी के साथ अपना डेट नहीं है, वो तो गारंटर है। और जिसके साथ डेट वाला रिश्ता होता है ना, उसको चाहे तो कुछ भी दे, कुछ भी नाम रख ले, वो इंटरेस्ट है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट केस है। आधे लोगों तो समझता है नहीं इसमें झगड़ा क्या था। अरे झगड़ा इसलिए मैंने मॉडल टैक्स कन्वेंशन से रिलेट किया, झगड़ा बहुत सीरियस था। इंटरेस्ट में बोलने में आ गया ना तो इंडियन गवर्नमेंट का लॉस है। इंटरेस्ट पे तो कम टैक्स मार सकते हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट जीत गई। ये इंटरेस्ट इनकम नहीं है, इट इज अदर इनकम। एंड अदर इनकम में, और इंडिया वाले जनरली यूएन मॉडल फॉलो करते हैं ना, तो यूएन मॉडल में तो हम लोग पूरा 35% टैक्स मारेंगे उनको। जॉनसन मैथी पब्लिक लिमिटेड, ये वहां की कंपनी है। उसी कंक्लूजन, असेसी हैड नॉट बोरोड फ्रॉम द पेरेंट कंपनी। वो अपना जो यूके वाला कंपनी नहीं, इट वॉज अ स्ट्रेंजर टू द पार्टी। स्ट्रेंजर कौन था? अरे बोरोर में लेंडर कोई और, वो तो स्ट्रेंजर है। ये स्ट्रेंजर वर्ड मेरा नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था। ये वो जो अपना पेरेंट कंपनी है वो तो स्ट्रेंजर है, स्ट्रेंजर टू द पार्टी। व्हाट आर द मेन पार्टीज? मी बोरोवर और जो लेंडर होगा वो, दे आर द मेन पार्टी। उनके बीच लेन देन हुए तो इंटरेस्ट है, ये तो स्ट्रेंजर है। ये वर्ड क्यों दिखा रहा है? एग्जाम में लिखना पड़ेगा। ऐसा सा वर्ड लिखो तो एग्जाम पेपर चेकर को भी क्या लगेगा, सुप्रीम कोर्ट का सेम लैंग्वेज डाल दिया यार। ये बिकॉज दैट यूके का पेरेंट कंपनी इज अ स्ट्रेंजर, जिससे हमने लोन बोरो भी नहीं किया है, तो उसको जो देना पड़ा इट इज नॉट द कैरेक्टर ऑफ इंटरेस्ट। ये देखो मैंने इधर एक्स्ट्रा, ये मैंने एक्स्ट्रा दिया, क्या लिखा है? इफ ट्रीटेड एज इंटरेस्ट, सोर्स कंट्री हैज लिमिटेड राइट। इफ ट्रीटेड एज अदर इनकम, नहीं। ओईसीडी मॉडल होता है तो नो राइट टू टैक्स, यूएन मॉडल होता है तो फुल राइट टू टैक्स। वो जो मैंने अभी नोट्स दिखाया तुमको, ये वाला मैंने पढ़ा दिया था, 38 वाला, ये हो चुका है ना। हाँ, ये करना बाकी है। ये डीआरपी है। अरे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन पैनल की थियरी याद है? उसका ड्राइंग दिखाओ, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा। ड्राइंग फटाफट मिल जावे ना, 2 मिनट रुको ना। हाँ ये रहा, देखो लुक, सिंपल केस लो है। मैंने डीआरपी की थियरी क्या बताया था कि जैसे ही डीआरपी अपना डायरेक्शंस देता है, उसके बाद एओ को 1 महीने में फाइनल ऑर्डर देना पड़ता है कि नहीं? कैसे गिनते 1 महीना? 1 month from the end of the month in which directions of DRP are received by the AO। तो इधर झगड़ा क्या हुआ था? एओ ने क्या है, 1 महीने में ऑर्डर पास नहीं किया। ये जो 1 महीना है ना, 1 महीने का 2-3 महीना ले लिया। और इनकम टैक्स वाले बोले क्या फर्क पड़ता है, 1 महीने का 2-3 महीना हुआ तो भी ऑर्डर वैलिड है। कि उनका क्या कहना था ना, मैं यार एओ जो फाइनल ऑर्डर पास कर दो फॉर्मेलिटी है, डीआरपी ने डायरेक्शंस दे दिए, मतलब केस हैज बीन रिजॉल्व्ड। अब एओ को तो क्या करना है, उसने जो ड्राफ्ट ऑर्डर बनाया था वो डीआरपी के डायरेक्शंस के बेस पे उसको एक प्रॉपर शेप देना है, वो तो खाली फॉर्मेलिटी है। उसमें अगर एओ ने 1 का 2-3 महीना ले लिया तो चलेगा। इनकम टैक्स वालों का स्टैंड था, कोर्ट ने बोला आपको टाइम की इज्जत नहीं है। कानून में जो टाइम लिखा है 1 month, इट इज मैंडेटरी। ये कोई रिकमेंडेटरी टाइम नहीं है कि हो सके तो एओ 1 महीने में फाइनल ऑर्डर पास कर दे, ऐसा थोड़ी है। 1 महीने में ऑर्डर पास करना ही पड़ेगा। एवरी टाइम लिमिट गिवन इन द टॉपिक ऑफ असेसमेंट प्रोसीजर एंड अपील्स, एवरीथिंग इज मैंडेटरी। हाँ, जिधर जिधर रिकमेंडेटरी था मैंने बोला था, जैसे 154 में रेक्टिफिकेशन के लिए अप्लाई करते तो वो लोग 6 महीने में जवाब देंगे, कोई जरूरी नहीं है, लेट भी हो सकता है। और अपील वाले भी जजमेंट देते तो उन लोग का जजमेंट लेट आता तो चलता है। ऐसा कुछ कुछ जगह मैंने बताया था, लेकिन यहाँ थोड़ी। और इधर तो इसके लिए भी इनकम टैक्स वाले बोल रहे नहीं 1 का 2-3 महीना हुआ तो भी चलेगा, नहीं चलेगा। और फाइनली जजमेंट क्या है, ऑर्डर 1 महीने में पास नहीं हुआ ना, सब कैंसिल कर दो, पूरा असेसमेंट रद्द हो गया। तो ये केस लॉ था ये वाला।
इन शॉर्ट वो जो एओ को टाइम दिया ना 1 महीने फाइनल ऑर्डर पास करना, इट इज मैंडेटरी। खत्म। लास्ट चीज, ये जिंदाल वाले ना, इन लोगों को सुनो, कोई फॉरेन पार्टी को पेमेंट करना था और कंफ्यूजन था टीडीएस आएगा कि नहीं। यानी फॉरेनर लोग को पैसा देने में कंफ्यूजन क्यों होना चाहिए? मैं तो हमेशा बोलता ना, एनआर की तो हर इनकम में टीडीएस काटना ही पड़ेगा। एनआर जिस रेट से टैक्स आ जाएगा उसी रेट से काटा जाएगा। लेकिन कंफ्यूजन फिर भी होता है, तो एनआर की इनकम अगर इंडिया में अराइज ही नहीं हो रही है, इंडिया में लायबल ही नहीं है, तो टीडीएस क्यों काटे? तो एक्चुअली कंफ्यूजन था जिंदाल को। क्या कंफ्यूजन था? यार एनआर को हम लोग पैसा दे रहे, उसकी इनकम इंडिया में अक्रू हुई ऐसा माने कि नहीं? तो इंडिया में अक्रू हुई तो टीडीएस काटना पड़ेगा, और इंडिया में अक्रू नहीं हुई तो टीडीएस नहीं आएगा। तो उन्होंने सीए लोग से एडवाइस ली, सीए ने बोला इस पे टीडीएस नहीं आएगा। अरे स्टोरी बता रहा, एक्चुअली क्या हुआ, सीए को पूछा तो सीए लोग ने क्या बोला, नहीं, दिस इनकम इज नॉट अक्रूइंग इन इंडिया, उनको इंडिया में टैक्स ही नहीं आएगा, तो क्यों टीडीएस काटना, मत काटो। सीए ने मना कर दिया टीडीएस मत काटो, तो बेचारों ने नहीं काटा। और वो लोग ने एडवांस रूलिंग के लिए भी अप्लाई किया। एडवांस रूलिंग में था ना, रेसिडेंट कैन अप्लाई फॉर एडवांस रूलिंग, अगर एनआर से उसका ट्रांजेक्शन हो रहा है तो। अरे उसका एनआर से पाला बड़ा, तो बोले वो एनआर की इनकम इंडिया में लायबल लेके नहीं, बता दो ना, मेरे सवालों का जवाब दो। किधर जाते? बाहर में, बोर्ड फॉर एडवांस रूलिंग। लेकिन उन लोग ने रिस्पॉन्ड ही नहीं किया। तो एसएससी परेशान, अभी टीडीएस काटू कि नहीं, सीए लोग तो मना कर रहे, और इधर एडवांस रूलिंग में कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है, तो टीडीएस नहीं काटा। अब ये चीज के ऊपर इनकम टैक्स वाले बढ़ गए, तो आपने टीडीएस कैसे नहीं काटा, पेनल्टी चेप देंगे। पता है टीडीएस नहीं काटने का पेनल्टी क्या है? सेक्शन 271C, सेक्शन 271C में पेनल्टी लगता है। तो इनकम टैक्स वालों ने भारी पेनल्टी लगा दी। और एसएससी ने बोला भाई ये गुड फेथ में हुआ था, ये कंट्रोवर्शियल चीज था, हमने सीए से एडवाइस भी ली, एडवांस रूलिंग के लिए अप्लाई भी किया, हम लोग एप्लीकेशन फॉर्म दिखा रहे एडवांस रूलिंग का, लेकिन उधर से जवाब नहीं है, हम क्या करें? और हमको क्या फर्क पड़ता है, हमारा थोड़ी पैसा है। टीडीएस काटने में क्या चाहिए, जिसको 100 देना है काट के 90 दे दो, हमारा तो कोई नुकसान भी नहीं, हमको क्या ही फर्क पड़ेगा यार, हमने गुड फेथ में किया था। लेकिन वो लोग नहीं, पेनल्टी तो लगाएंगे। और पता है रूल है भारत में कि अगर हमने गुड फेथ में कोई रीजनेबल वैलिड रीजन से टीडीएस मिस की है तो 271C का पेनल्टी नहीं लगेगा। लेकिन इनकम टैक्स वाले क्या बोलते हैं, तूने सीए की राय ली, ये थोड़ी चलता है, हम इसको रीजनेबल वैलिड रीजन नहीं मानते। फाइनली एसएससी जीत गया। बराबर है यार, तुम लोग सोचो। और कोर्ट ने भी क्या बोला, एसएससी को कोई शौक नहीं है, क्योंकि उसका तो कुछ नुकसान भी नहीं है। टीडीएस काट के देना पड़ता तो काट के नेट अमाउंट देता, उसका खर्चा तो उतना ही हो रहा है। और बेचारे ने सीए से सलाह ली, माना कि सीए की सलाह का इनकम टैक्स में स्टैंडिंग नहीं है, लेकिन द एफर्ट्स टेकन बाय द एसएससी मायने रखता है ना। ही टुक द एडवाइस ऑफ सीए, ही अप्लाइड आल्सो फॉर एडवांस रूलिंग, तो दैट मीन्स हिज इंटेंशन वाज नॉट बैड। बट इवेंचुअली अगर टीडीएस नहीं काटा तो उसको पापी बोल के पेनल्टी मत लेवी करो। जजमेंट क्या था, पेनल्टी नहीं आएगा, खत्म। सी क्वेश्चन क्या था, विल रिलायंस ऑन प्रोफेशनल एडवाइस, सीए की एडवाइस प्रोफेशनल है ना, बी ट्रीटेड एज अ रीजनेबल कॉज फॉर नॉट डिडक्टिंग? यस, इट्स अ रीजनेबल कॉज। ओके, तो ये आखिरी केस लॉ था, खत्म।